दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने आदिकाल का विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न लेखकों द्वारा किस प्रकार किया गया और उसके पीछे उनका क्या तर्क था। और दूसरा विषय जो आज चर्चा करेंगे वह रासो काव्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने रासो काव्य हमें आदिकाल में देखने को मिलते हैं और इनकी क्या आदिकाल की क्या विशेष प्रवृत्तियां थी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। अब आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल, जिसे विद्वानों ने आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, रासो काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से संबोधित किया है। इसके पीछे अनेक विद्वानों के अनेक तर्क हैं। आज हम कुछ प्रमुख 6 विद्वानों के तर्कों को लेकर उपस्थित हैं, जिनमें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजाई प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु आदि हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके विशेष तर्क की। जैसा कि सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल, क्या नाम दिया? वीर गाथा काल के नाम से उद्बोधित किया और इसकी समय सीमा संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक मानी। इनके पीछे इनका जो तर्क था, इनका पहला तर्क था कि इस काल में जो रचनाएं हमें मिलती है वह अपभ्रंश से संबंधित है और दूसरी भाषा देसी भाषाओं से संबंधित है, जिसमें इन्होंने अपभ्रंश की 4 रचनाओं की चर्चा की, जिसमें पहली थी विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके साथ ही देसी भाषा की इन्होंने 8 साहित्यिक रचनाओं की चर्चा की, जिसमें खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली मानी जाती है। इनके पीछे इनका तर्क ये था कि उपयुक्त कृतियों में 2 और विशल देव रासो के अतिरिक्त अन्य सभी कृतियां जो थी वो उन्होंने माना कि ये सारी कृतियां वीर गाथा काल की है और इसमें जो रस है वीर रस पाया जाता है। लेकिन बाद में आगे चलकर विद्वानों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि खुमार रासो और परमाल रासो परवर्ती युग की रचना है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इतना ही नहीं, विजयपाल रासो, हमीर रासो की प्रमाणिकता आज भी संदेहास्पद है। खुसरो की पहेलियों में वीर गाथात्मक कोई प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है, जबकि विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है। इसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारी चित्र ही अंकित किए गए हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह तथ्य कि इसे वीर गाथा काल कहा जाए देख सर्वथा अनुपयुक्त लगता है। दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस युग को चारण काल कहा। उनके पीछे उनका तर्क ये था कि इस काल में जो रचनाएं हुई वह अधिकांश चारणों द्वारा लिखे गए। चारण यानी कि वे लेखक जो किसी राजा के आश्रित थे और उनके विषय में उनकी प्रशंसा से युक्त वीर रस की प्रधानता से युक्त रचनाएं लिखते थे। इनकी बात को खंडन करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि इस युग के अंतर्गत जिन रचनाओं को स्थान दिया गया उनमें से अधिकांश 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई, जिस कारण से जिसके रचनाकार चारण कारण से इसे चारण काल कहना असंगत प्रतीत होता है। चारण काल की ही भांति इसे रासो काल भी कहना अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि इस काल में रासो काव्य की रचना
सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। अगले जो है राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। इनके इस पीछे इनका तर्क था, क्योंकि उन्होंने यह माना कि इस काल में साहित्य में केवल सामंतों की स्थिति और सिद्धों की वाणी नाम मात्र की दो प्रवृत्तियां ही प्रमुख हैं। लेकिन जैसा कि यह सिद्ध हो चुका है कि इस युग में सिद्धों के अतिरिक्त जैन कवियों की भी रचनाएं देखने को मिलती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी इनकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि इस नाम में उन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक रसों की रचनाओं का भी आभास नहीं मिलता जो परवर्ती काव्य में व्यापक रूप से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल को सिद्ध सामंत काल कहना उचित नहीं है। अगले जो लेखक हैं वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। उनके पीछे यह तर्क था कि इस काल में अपने पूर्ववर्ती साहित्य की प्राय सभी काव्य रूढ़ियों का सफल निर्वाह हुआ है और साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक पद्धतियों का भी विकास हमें इसमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके नाम से ही स्पष्ट है जैसा कि बीजवपन काल, बीजवपन माने कि प्रारंभ होना, तो यह नाम उपयुक्त नहीं लगता है। आगे जो लेखक हैं वह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिश्र बंधुओं द्वारा दिए गए नाम आदिकाल को सर्वथा उपयुक्त स्वीकार किया। इसके पीछे इनका तर्क था कि हिंदी का आदिकाल एक प्रकार का भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मानवभाव उत्पन्न परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों के अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग और सचेत कवियों का काल था। इस कारण से इसका यदि सर्वमान्य नाम देखा जाए तो आदिकाल कहना ही समीचीन होगा। आगे है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने ही सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल के नाम से अभिहित किया था, किंतु उनका जो समय सीमा थी वह 700 विक्रम से 1444 के बीच थी। इस काल में जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं उनमें आश्रयदाता राजाओं की अति संयुक्तिपूर्ण स्तुति, दूसरी व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव, तीसरा चरित्र काव्य लिखने की प्रधानता, चौथा भाषा और छंदों की विविधता और पांचवी थी वीर रस की प्रधानता। इसका कारण ये था, वीर रसों की प्रधानता का कारण ये था कि उस समय जो देश में राज्य थे वे छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। प्रत्येक राजा दूसरे राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर अतिक्रमण करना चाहता था। राजाओं के अधीन जो कवि होते थे वह राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वीर और श्रृंगार की रचनाएं लिखते थे। साथ ही अनेक युद्ध होते थे, उसमें वे अपने राजाओं की प्रशंसा ही करते थे। इसमें प्रमुख रचनाएं जो हैं वह इस प्रकार हैं: पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, विशद रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। अब अगली वीडियो में इसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं रासो काव्य की। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my channel.